सुनते ध्यान से, सुनिए ध्यान से। हमारे पास क्या कर रहे थे कि न्यूक्लियस की स्टडी हम कर रहे थे। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को ही हम क्या नाम दिए थे? कैरियोलॉजी नाम दिए थे। फिर हमने ये कहा था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कहाँ पे की थी? रूट्स ऑफ ऑर्किड्स के अंदर लिखी थी। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि न्यूक्लियस का डिवीजन नंबर में पूछ लेते हैं, साइज में पूछ लेते हैं, अलग अलग जगहों पे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो अलग अलग साइज के भी होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर के भी होते हैं। मोस्टली सभी यूकैरियोट्स के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं। बट कई जगह पे हमारे पास, जैसे हमने पैरामीशियम बोला और हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने क्या देखा था? बाइन्यूक्लिएटेड देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी पाए जाते हैं कई जगह पे। क्लियर? कई जगह पे कैसे पाए जाते हैं? हमने ये कहा था कि दो जगह हम बता रहे हैं, एक सिनोसिटिक कंडीशन और एक सिंसिटियम कंडीशन बताया था, ठीक है। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे अगर कई बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बट सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस मुझे नजर आने लगते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन बोल देते हैं। क्लियर? सिनोसिटिक का एग्जांपल हमने क्या बताया था? एक फाइकोमाइसिटीज बताया था और एक हमारे पास क्या बताया था? WBC, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारे पास सिंसिटियम कंडीशन क्या बताया था कि पाए तो जाते हैं एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस, बट उनकी जो इंटरसेप्टल वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, यानी डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये कई सारे मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हमें नजर आने लगते हैं, ठीक है। इसलिए उनको हमने क्या नाम दिया था? सिंसिटियम कंडीशन दिया था। और उसका एग्जाम्पल एक तो लेटेक्स बताया था और दूसरा स्किन ऑफ एस्केरिस बताया था, ऐसा कुछ था। क्लियर? यहीं तक हुआ था। फिर हमने ये कहा था कि सेल की डिस्कवरी को लेकर के रॉबर्ट ब्राउन ने थे, उनके फंक्शन, 3 फंक्शन थे, ठीक है। एक कंट्रोल्ड, एक हेरिडिटी और एक हमारे पास सेल की ग्रोथ होना, ठीक है। ये 3 चीजें किसने प्रूफ की थी बताइए? हैमरलिंग ने की थी। और हैमरलिंग ने क्या प्रूफ किया था कि इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? माइक्रोसर्जिकल ग्राफ्टिंग था। और इन्होंने क्या यूज किया था? एसिटाबुलेरिया। और एसिटाबुलेरिया एक तरीके की यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एसिटाबुलेरिया है क्या, एसिटाबुलेरिया का यूज कहाँ पे हुआ, और हमारे पास हैमरलिंग के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, और रॉबर्ट जो हमारे पास ब्राउन थे उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी। ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? और हैमरलिंग वाले तो आराम से आपको पता चल जाएंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर न्यूक्लियस की। आराम से पहले आप स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है। हमने ये कहा कि ये न्यूक्लियस हमने बनाया, न्यूक्लियस नहीं बना, अंडा बन गया ना। क्लियर? ये न्यूक्लियस हमने बनाया, कई जगह से हमने इनको क्या किया? हटा दिया। क्लियर? यहां पर हमने क्या किया? ये कुछ इस तरीके का, तुम्ही लोगों के बाल उड़ रहे हैं, तुम्ही बदनाम बाद में मैं होता हूं, ठीक है। बाल झाड़ के आया करो तुम लोग। ठीक है, बालों की सुरक्षा अपना खुद किया करो तुम लोग, ठीक है। सुन ध्यान से, हमने ये कहा कि न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस के अंदर ये कैसी मेम्ब्रेन है बताइए? आउटर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के बारे में डबल मेम्ब्रेन बाउंड बोला था हमने, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास कैसे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनके बीच में कोई स्पेस पाई जाएगी, क्या बोलेंगे इनको हम? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहां पे फ्यूज हो जाती है, ठीक है, वहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी को हम पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स कुछ हमें इस तरीके से बनाने हैं। पोर कॉम्प्लेक्स में एक बना दे रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। कैसे दिख रहे हैं? जिसके 8 साइड होते हैं, 8 साइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं। क्लियर? ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? और यही हमारे पास क्या है? पोर कॉम्प्लेक्स है। यही हमारा क्या है? पोर कॉम्प्लेक्स है। क्लियर?
इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। किसके फॉर्म में पाए जा रहे हैं बताइए जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन फाइबर। सुनेंगे सर, जब न्यूक्लियस के अंदर हम देख रहे थे तो किसी तरीके का मटेरियल हमें नजर नहीं आया था। न्यूक्लियस के अंदर अगर हमें इस क्रोमेटिन फाइबर को देखना होगा तो हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग साहब, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बेसिक डाइस से क्या किया, स्टेनिंग किया था। किस डाइस से, उस डाइस का नाम हमें याद रखना है, ठीक है। अभी हम लिखवा देंगे डाइस का नाम। तो बेसिक आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक डाइस लिखा है बस। तो उन्होंने क्या किया था, बेसिक डाइस उनके अंदर डाला और डालने के बाद ये क्रोमेटिन बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनको नजर आने लगे, ठीक है। और इसलिए इनका नाम क्या रखा इन्होंने, न्यूक्लिन रखा। क्या नाम रखा, न्यूक्लिन रखा। फिर हमने ये क्रोमेटिन फाइबर के बारे में बोला, इनके पास कुछ अलग स्पेस पाई जा रही है, इनके पास कुछ अलग स्पेस पाई जा रही है, निकल करके आती हैं, एक अलग यहां से स्पेस नजर आई, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियोलस बोल दिया। अभी आपको पता हो न्यूक्लियोलस भी हमने नहीं पढ़ाया है आपको, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास इनको न्यूक्लियर लेमिना एक प्रोटीन होती है जो इनके स्ट्रक्चर को क्या बनाती है, शेप एंड साइज देती है। याद आ रही है। तो यहां पे हमने क्या किया था कि यहां से एक न्यूक्लियर लेमिना हमने बनाया, ये न्यूक्लियर लेमिना, ये न्यूक्लियर लेमिना, ये एक तरीके की प्रोटीन होती है। और लेमिन प्रोटीन किस फिलामेंट की बनी होती है, लेमिन प्रोटीन, मानसी, लेमिन प्रोटीन किस टाइप का फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, देख लीजिएगा, क्लियर। यानी डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियर लेमिना इज मेड अप ऑफ, डायरेक्ट ऑप्शन में दिया गया था इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का लेमिन प्रोटीन बना होता है, ये हमारे पास क्या बना रही है, न्यूक्लियर लेमिना बना रही है। क्या बना रही है बताइए, यही न्यूक्लियर लेमिना बना रही है। तो हमने इनको लिख दिया न्यूक्लियर लेमिना। बना लीजिए पहले इतना ना। ये एन्युलस है। अगर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बना लेंगे, नहीं भी बनाएंगे चलेगा। कुछ याद आ रही है, बोलिए, समझा। अब सुनते ध्यान से। हमारे पास क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियस हैं, किसी एक न्यूक्लियस की अगर स्टडी करेंगे तो ये न्यूक्लियस हमारे पास इंटरफेज न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है बताइए, इंटरफेजिक न्यूक्लियस है। इंटरफेजिक न्यूक्लियस का मतलब हम क्या समझते हैं, जो भी स्टडी हम करते हैं कभी भी डिवाइडिंग न्यूक्लियस की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई भी सेल्स अगर इंटरफेज में है तभी हम उस न्यूक्लियस की स्टडी कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप हमें बताइए ग्रोथ पीरियड में किसी भी चीज की स्टडी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। यानी ग्रोइंग पीरियड में अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में या फिर अपने ही बारे में अगर स्टडी करेंगे तब भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे माइटोटिक फेज के दौरान भी हमारे पास क्या किसी सेल्स की स्टडी करना आसान है, नहीं आसान है भाई, क्लियर। लगातार डिवाइड कर रहे हैं तो इनके पास कभी सेल ऑर्गेनल रहेंगे, कभी एब्सेंट हो जाएंगे, कई बार उनमें ड्रामेटिक चेंजेस आते रहते हैं, क्लियर। इसलिए माइटोटिक फेज को क्या बोला जाता है, मोस्ट ड्रामेटिक चेंजेस बोला जाता है, फेजेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बार बार ये स्ट्रक्चर अपने बदल रहे हैं। अगर कोई बार बार अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है तो क्या वो सही से स्टडी हम कर पाएंगे उसके, नहीं। अभी कुछ समय पहले बताएंगे हम आपके कि ये चीज पाया जा रहा था, 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद पता चला कि नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन से न्यूक्लियस की स्टडी हम करेंगे कि ताकि हमें सभी के सभी सेल ऑर्गेनल मिल जाए,
सभी के सभी हमारे पास उनके अंदर के कंपोनेंट मिल जाएं और सभी तरीके से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिल जाए। और वो न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए? इंटरफेज वाला न्यूक्लियस होना चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर मुझे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी सेल न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा हमें बताइए? क्या न्यूक्लियर इनवलप मिलेगा? बोलिए। न्यूक्लियर इनवलप क्या है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला करके हम क्या नाम देते हैं बताइए? ये न्यूक्लियर इनवलप है। ये हमारा क्या बताइए? न्यूक्लियर इनवलप है। क्लियर? अब न्यूक्लियर इनवलप हमारे पास क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग कवरिंग होती है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, जो हमारे पूरे के पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म को ढके हुए है, वही हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूक्लियर इनवलप कहलाता है। समझ में आई बात? आपसे यह पूछा जाता है कि न्यूक्लियर इनवलप के अंदर जो दो स्पेस पाए जा रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, उस स्पेस का नाम क्या है? आप क्या बताएंगे? अरे बोलिए। न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर स्पेस के बीच में हमारे पास कितनी डिस्टेंस होती है ये पूछी जाती है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कितना लिखा है उस हिसाब से बता दीजिए इनके। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा गया होगा। ठीक है, किसी किसी में 10 to 15 नैनोमीटर लिखा गया होगा। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में कितना लिखा है बताइए? 10 to 15 ही लिखा है? 50 लिखा है? चलो 50 कर लेते हैं। ठीक है, इतने नैनोमीटर की स्पेस पाई जाती है। क्लियर? जिसको हम क्या बोला? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर इनवलप को कोई ना कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहा होगा, कोई ना कोई फिलामेंट बना रहा होगा। साइटोस्केलेटन में हमारे पास 3 तरीके के फिलामेंट पढ़े थे। एक माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था हमने, एक माइक्रोफिलामेंट पढ़ा था, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ा था। और इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास लेमिन प्रोटीन की बनी होती है। हमने एनसीईआरटी के हिसाब से बोला था कि वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। बोलिए, बात सही है? और उसमें से एक स्पेशल हमने बता दिया था नाम लेकर के, लेमिन प्रोटीन। और ये जो लेमिन प्रोटीन होती है वही न्यूक्लियर लेमिना बनाती है हमारी। क्लियर? और यही हमारे पास न्यूक्लियर लेमिना किसकी बनी होती है बताइए? हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी होती है। कैसे फिलामेंट की बनी होती है बताइए? इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी होती है। क्लियर? और यही शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है किसी भी तरीके की न्यूक्लियस की। जनरली हमारे पास न्यूक्लियस कैसा दिखाई दे रहा है आपको? स्फेरिकल शेप्ड दिखाई दे रहा है। स्फेरिकल शेप्ड क्यों दिखाई दे रहा है? इसी की वजह से। क्लियर? कैसा शेप्ड क्या है बताइए? स्फेरिकल शेप्ड के दिखाई दे रहे हैं हमारे पास। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर स्ट्रक्चर की बात अगर हम करेंगे, अगर न्यूक्लियर इनवलप खत्म हो गया हो, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि ये किसको कवर कर रही है बताइए? कोई एक फ्लूइड सराउंडिंग पाए जा रहे हैं और उस फ्लूइड का नाम हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियो प्लाज्म बोल दिया। क्या बोल दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बताइए? हमारे पास जो भी मैट्रिक्स पाई जा रही है हमारे किसके अंदर बताइए? न्यूक्लियस के अंदर, अलग अलग जगह पे। अगर कोई भी फ्लूइड अगर हमारे सेल के अंदर पाई जा रही है तो क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के पास पाई जा रही है तो क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जा रही है तो क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। और अगर यही हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा तो क्या बोला जाएगा? स्ट्रोमा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कई बार इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? यानी इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास क्या आता है? क्रोमेटिन नेट। नेट का मतलब नेटवर्क लिख सकते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन नेट क्या है आपको दिखाई दे रहा है? ये कई सारे क्या है उलझे हुए पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? हाईली कंडेंस्ड जो फॉर्म हमारे पास नजर आ रहा है वही क्रोमेटिन है। क्लियर? और अब हमारे पास क्या आता है? लास्ट में जाते जाते एक स्ट्रक्चर और देखने को मिल रही है, और वो स्ट्रक्चर कौन सी है बताइए? न्यूक्लियोलस। इतना पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तब जाकर के हमारा क्या खत्म होता है? न्यूक्लियस खत्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग क्या होगी? सबसे पहला हेडिंग क्या होगा? न्यूक्लियर इनवलप। ठीक है, तो हेडिंग पहले ऐसे लिख लेते हैं, न्यूक्लियस के बारे में जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, क्या ये बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेल है? अरे बोलिए। बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है कि यह हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं? सबसे बड़े सेल ऑर्गेनेल में आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है।
बोलिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। क्लियर? थर्ड, अगर आपसे कोई पूछेगा कोई और बातें बताइए, शेप बताइए कैसा इनका दिखाई दिया, बताइए। स्फेरिकल या फिर कभी कभी ओवल शेप्ड के भी होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल या ओवल शेप्ड के होते हैं। क्लियर? चलिए एक तरफ हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पहले कंपोनेंट के बारे में अगर जानकारी रखनी है तो न्यूक्लियर इनवलप। ठीक है, हेडिंग होगी हमारे पास न्यूक्लियर इनवलप। समझे? चलिए एक तरफ से एक तरफ पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहली हेडिंग होगी हमारे पास न्यूक्लियर इनवलप। क्लियर? चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं न्यूक्लियर इनवलप में, मेड अप ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which separate nucleoplasm from साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हमारे पास अलग करता है और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग करता है। ठीक है, यानी दोनों फ्लूइड को सेपरेट करने का काम किसका है? दोनों को सेपरेट करने का काम किसका है? न्यूक्लियर इनवलप का ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is called as ठीक है, is called as क्या बोलेंगे बताइए इसको हम? is called as न्यूक्लियर पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इस स्पेस की डिस्टेंस बताइए 10 to 50 नैनोमीटर। क्लियर? हो गया? चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं हमारे पास न्यूक्लियर पोर। हेडिंग हो गया हमारे पास न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर बताएं क्या है? इधर देखिएगा, क्या यह हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जा रही हैं? बोलिए, जिसकी वजह से यह जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या पाया जाएगा? छेद नजर आ जाएगा, पोर लाइक स्ट्रक्चर। तो यानी हमारे पास न्यूक्लियर पोर बनते कैसे हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? तो लिखेंगे यहां पे हमारे पास formed by due to fusion of outer and inner nuclear membrane, outer and inner nuclear membrane, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास लिखेंगे, न्यूक्लियर पोर खत्म हो गया। अब बात आती है हमारे पास न्यूक्लियर लेमिना।
ठीक है। न्यूक्लियर लेमिना कौन बनाता है बताइए? फॉर्म्ड बाय लेमिन प्रोटीन। बोलिए बात सही है? दैट इज किसके द्वारा बताइए? इंटरमीडिएट फिलामेंट, फॉर्म्ड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट, फॉर्म्ड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर? हो गया। हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स नहीं लिख पाए थे? ये सब लिखवा चुका हूं ना। फॉर्म्ड बाय लेमिन प्रोटीन दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। चलिए देखते हैं। नहीं लिख पाए थे? हो जाएगा ना। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, पोर कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? जब ये आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ, क्लियर, ये हमारे पास कैसे मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। जब ये फ्यूज हुए, क्लियर, ये हमारे पास कैसे मेम्ब्रेन बताइए? आउटर, ये हमारे पास कैसे? इनर। ठीक है। जब ये फ्यूज हुए और इनके अलावा हमारे पास क्या नजर आया बताइए? कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। क्लियर? ये हमारे पास कई सारे इनमें क्या पाए जा रहे हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनमें भी नजर आते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास पोर कॉम्प्लेक्स है। पोर कॉम्प्लेक्स को कैसे हम लिखेंगे? ये हमारे पास ये क्या बताया गया? ये न्यूक्लियर पोर है। ये क्या है बताइए? न्यूक्लियर पोर है। यहां पे हमारे पास क्या आता है? ये लेमिन प्रोटीन है। ये हमारे पास कैसी प्रोटीन है बताइए? लेमिन प्रोटीन है। क्लियर? ये हमारे पास, इनको हम बोलते हैं एनुलस, या इसी को हम बोलते हैं ब्लेब। अगर ना समझ में आए, क्या कभी भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते थे क्या? एनुलस। एनेलिडा कैसे नाम पड़ा था? एनुलस रिंग पाई जाती थी। ठीक है। एनुलस रिंग एक जगह और आपको दिखेगा, प्लांट एनाटॉमी में। क्लियर? फिर यहाँ पे ये किसकी बनी होती है? फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइब्रस प्रोटीन की बनी हुई होती है। क्लियर? डबल ओ हो गया, ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट आता है कि ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनती है। क्लियर? बना लीजिए। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स था हमारे पास। क्लियर? न्यूक्लियर इन्वेलप की देखते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे हम। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया था। ये जो फ्यूजन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम लिख लेते हैं ना। तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी चैनल प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक है। बट नो पोरिन्स। क्लियर? बिसाइड्स दिस, इनके अलावा बिसाइड्स दिस पोर कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट। Besides this, pore complex is present. Pore complex is present. क्लियर? दूसरा पॉइंट समझेंगे। हमने ये कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, कैसे मेम्ब्रेन होते हैं? बाई मेम्ब्रेन। और इस बाई मेम्ब्रेन के फ्यूजन से पोर कॉम्प्लेक्स बनता है, और पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी भी तरीके के प्रोटीन चैनल नहीं पाई जाती, यानी पोरिन्स नहीं पाई जाती। क्लियर? और ये पोरिन्स नहीं पाई जाती, इसके अलावा क्या पाया जाता है? कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये जो पोर कॉम्प्लेक्स होता है वो किससे भरा रहता है? ठीक है। इनके अंदर, पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ चीजें मटेरियल भरी जाती है। क्लियर?
इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। इनको मैं क्या बोलता हूं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। तो लिखेंगे पोर कॉम्प्लेक्स इज फिल्ड बाई, पोर कॉम्प्लेक्स इज फिल्ड बाई पोर कॉम्प्लेक्स इज फिल्ड बाई न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, क्लियर? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा खत्म होता है, न्यूक्लियर इनवलप खत्म होता है। दूसरी हेडिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हेडिंग हो गया हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। समझे? लिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इज कोलाइडल सॉल्यूशन, न्यूक्लियोप्लाज्म इज कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर लगातार पॉइंट करके लिखेंगे। क्लियर? कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। वेयर नंबर 1 लिखेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क, वेयर पहला क्या चीज प्रेजेंट होता है बताइए? क्रोमेटिन नेटवर्क। दूसरे नंबर पे लिखेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एब्सेंट होते हैं बट उनके न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ रही है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को बनाने वाली एंजाइम्स प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए को बनाने वाली एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है? इंडोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, एटीपेज, एटीपेज, एटीपी लिखना है बस। ठीक है? एटीपी एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। ठीक है? इतनी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? चलिए बताइए हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्लियर? पहला चीज क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क। दूसरा न्यूक्लियोलस। तीसरा न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तीसरा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और एटीपी एंड कोफैक्टर। इतने चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अब हमें बताइए किस तरीके का नेटवर्क। इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और हमारे पास ये पाए जाएंगे एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पाई जाएंगी। अरे बोलिए, इंडोन्यूक्लियस में कौन सा इंडोन्यूक्लियस? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यही बात याद रखना है आपको। समझ आई बात? जब भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात आएगी तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाना है। ठीक है? वो कहां से निकाली गई है? कहां से निकाली गई है? प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया इसेर्सिया कोलाई से निकाली गई है। भूल
चलिए रहने देते हैं। आपको याद रखना है कि रेस्ट्रिक्शन इन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं पाई जाती हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। क्लियर? तो हमने वेक्टर क्यों लिया था प्लाज्मिड? क्योंकि उनके पास कई सारे रेस्ट्रिक्शन साइट थे। क्लियर? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होती हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है, यूकैरियोटिक नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखा है। कई बार भावनाओं में बह करके रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस भी आएगा ऑप्शन में। क्लियर? उसको ध्यान में रखना है आपको। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि इनके पास डीएनए एब्सेंट होता है। क्लियर? तो नोट डाल करके इतनी बातें रिमार्क करके लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म डीएनए इज एब्सेंट in a nucleoplasm DNA is absent। DNA क्या होती है? absent होती है, but material of DNA synthesis क्लियर? लाइक क्या क्या बताइए? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर? न्यूक्लियोटाइड्स क्लियर? न्यूक्लियोटाइड्स में फ्री न्यूक्लियोटाइड लिखना है। कैसा न्यूक्लियोटाइड? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? हो गया? अब एक नोट डाल करके कुछ बातें लिखेंगे। ये लिख लिया है, आगे बढ़े। चलिए सुनते ध्यान से। हमारे पास क्या होता है कि ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। क्लियर? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके के बनाए। क्लियर? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया। हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। डीएनए से हमारे पास क्या बनता है? एमआरएनए। फिर ये एमआरएनए इनके थ्रू बाहर आएगा। ये एमआरएनए आया, ठीक है? एमआरएनए से क्या बना? अमीनो एसिड से लिंक करके प्रोटीन बनाए। क्या बना? प्रोटीन बनाए। इनके चारों तरफ जो भी आपको पाया गया है, ये सब के सब क्या है? सेल है। यानी हमने इनको क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। और इनके चारों तरफ जो भी पाया गया, ये सब के सब क्या है बताइए? साइटोप्लाज्म है। क्लियर? ये हमारे पास जो न्यूक्लियर पोर होती है, ठीक है, एक तरीके की ट्रैफिक चैनल का काम करती है। क्या करती है? ट्रैफिक चैनल का काम करती है। जैसे ट्रैफिक में लगे हुए जो पुलिस होते हैं, वो क्या काम करते हैं? रेगुलेट करते हैं कौन से पैसेंजर कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे आएंगे ना। कभी भी ट्रैफिक पुलिस का नाम काम देखा है? वो अलाउ करते हैं, तुम रुको, इधर इनको जाने दो, फिर ये इस डायरेक्शन में जाने दो। सेम यही बात ये बताते हैं कि हमारे पास कुछ लोगों का ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं और कुछ लोगों का ये बाई डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं। क्लियर? तो लिखते हैं हमारे पास, लिखेंगे न्यूक्लियर पोर एक्ट एज न्यूक्लियर पोर, इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? न्यूक्लियर पोर एक्ट एज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक।
न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक, क्लियर, where transport is bidirectional, where ट्रांसपोर्ट इज कैसी डायरेक्शनल बताइए, बाई डायरेक्शनल, क्लियर, ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, यानी यहां पे कोई किसी भी मटेरियल का यहां पर जाना और यहां से बाहर आना लगा रहता है, क्लियर, बट ठीक है, बट कुछ लोगों का यूनि डायरेक्शनल है, mRNA सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां आएगा, कभी भी mRNA यहां पे नहीं जाएगा, mRNA यहां पे नहीं जाएगा, ठीक है, बट सम स्पेसिफिक प्रोटीन, सम स्पेसिफिक मटेरियल, बट सम स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है, सम स्पेसिफिक मटेरियल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा mRNA, mRNA ट्रांसपोर्ट इज कैसी डायरेक्शनल बताइए, यूनि डायरेक्शनल, क्लियर, कुछ जेनेटिक्स के पार्ट यहां पे कवर कर रहे हैं हम, क्लियर, यानी mRNA का ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल, बाकी पोर कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स पोर से जितने भी मटेरियल जाएंगे सब के सब कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, क्लियर, जैसे हमने ये कहा कि mRNA बनाया, क्लियर, अब ये प्रोटीन यहां से यहां पे भी जाएगा, क्लियर, कुछ प्रोटीन अगर न्यूक्लियोलस यहां पे बना रही है तो ये भी तो बाहर आएगी, क्लियर, तो यानी कई सारे मैक्सिमम प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे हम बता रहे हैं mRNA, उनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, क्लियर, न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा खत्म, क्लियर, नेक्स्ट कौन सा हेडिंग थी, क्रोमेटिन नेटवर्क, हेडिंग डालते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, सुन देने से, अब जो चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो 3 महीने बाद समझ में आएगा, क्लियर, मेरी बात समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं, अब जो बातें हम पढ़ाने जा रहे हैं वो दोबारा आएगा, 3 बार और आएगा, ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है, जेनेटिक्स अभी पढ़ाएंगे वहां पे समझ में आएगा, बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे वहां पे भी आएगा, सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाएंगे वहां भी आएगा, बायोटेक में भी आएगा, क्लियर, इतनी जगह आएगा, कभी न कभी तो आएगा समझ में, क्लियर, चलिए हेडिंग डालते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, मिटा दे, क्रोमेटिन नेटवर्क हेडिंग डाल ही दे रहे हैं, आगे बढ़े, चलिए सुन दे ध्यान से, क्लियर, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन होती हैं, क्लियर, जल्दी करिए, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, समझे, चलिए इधर देखिएगा,
कुछ दिखाई दे रहा है आपको इनके अंदर मटेरियल? कुछ दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? कहां दिखाई दे रहा है बहन? इतना भी अंधा नहीं होना है। क्लियर? कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। अब समझ लीजिए, एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। क्या साइंटिस्ट का नाम था? फ्लेमिंग साइंटिस्ट का था। इन्होंने क्या किया है, बेसिक डाइज डाला इनके ऊपर। कैसी डाइज डाला? बेसिक डाई डाला, ठीक है। और उस बेसिक डाई का नाम हमारे पास एसीटो कार्मिन है। क्लियर? उस बेसिक डाइज का नाम क्या है? एसीटो कार्मिन। फिर इनके अंदर हमें कुछ मटेरियल नजर आए। क्या नजर आए बताइए? कुछ मटेरियल नजर आए। क्लियर? कुछ मटेरियल नजर आए। कैसे मटेरियल नजर आए? कुछ इस तरीके के मटेरियल नजर आए, ठीक है। यानी ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। कैसे लाइक स्ट्रक्चर नजर आए बताइए? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। और यही कैसे थ्रेड? कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कलर्ड को हम क्या बोलते हैं? क्रोमा, ठीक है। और टीन का मतलब होता है थ्रेड। तो अगर कभी भी हम आपको बोले क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन का मतलब क्या बोला? ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कलर्ड हो। तो नाम इन्होंने क्या रखा? क्रोमेटिन फाइबर रखा। क्लियर? इनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे कुछ इस तरीके के बीड्स नजर आ रहे हैं। इस धागे में थोड़े बहुत बीड नजर आ रहे हैं। क्लियर? यानी ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग है। क्लियर? अभी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। क्लियर? जल्दी करिए। हो गया? अब सुन ध्यान से, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, क्लियर, वो बहुत ही कम होता है। क्या बोला? न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है। जब न्यूक्लियस की डायमीटर अगर बहुत कम है और हमारे जो डीएनए की लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है डीएनए की लेंथ लगभग 2.2 मीटर की होती है। कितने की होती है? 2.2 मीटर की होती है। जबकि अगर इनके डायमीटर की बात करेंगे तो 20 नैनोमीटर से भी ज्यादा नहीं होती। क्लियर? अब 20 नैनोमीटर में हमारे पास अगर न्यूक्लियस के साइज है और अगर उसमें 2 मीटर की अगर तार डालनी होगी तो कैसे डालेंगे? पॉसिबल है? एकदम ठूस ठूस करके डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? यानी क्या है कि अगर हमारे पास क्या करना है कि अगर ये पेन की लंबाई कितनी दिखाई दे रही है आपको बताइए? ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर इसमें 5 मीटर का अगर धागा डालना होगा तो कैसे डालेंगे? धागे को ऐसे लकड़ी से ठूस ठूस करके डालेंगे कि नहीं करेंगे? सेम यही चीज हमारे पास कई सारे, आपने देखा होगा कि जब मार्कर वगैरह को हम इंक भरते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा वो लगा रहता है ना, कार्टून टाइप का। क्लियर? कॉटन का कपड़ा डाला रहता है, ठीक है। यानी ये कैसे डाला गया है? ठूस ठूस करके तो डाला गया है। तो सेम यही बात हम आपको बताने जा रहे हैं, डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। क्या बोला? डीएनए की पैकेजिंग। तो हेडिंग होगी हमारे पास पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझाए? समझाए? इधर देखिएगा। अब कॉपी किताब बंद करके सुनेंगे ध्यान से सारी बातें। कुछ बातें मुझे पहले से मालूम होनी चाहिए, तो मैं क्या लगा करके बात करूं? ठीक है। यानी लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें, लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें तो लगभग 2 मीटर का होता है। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की,
लगभग लगभग कितना बताया गया है? 20 नैनोमीटर। मैं कंफर्म नहीं हूं, तुम लोग कंफर्म हो? कुछ भी होगा मान लीजिएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा ना, बहुत कमी होता है, 100 नैनोमीटर से कमी होता है। क्लियर? कितने नैनोमीटर से? 100 नैनोमीटर से कमी होता है। अब हमने ये कहा कि लेस देन 100 नैनोमीटर लिख ही देते हैं। क्लियर? इससे तो कमी होता है, आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे या कहीं पे भी। अब बात आती है कि हमारे पास न्यूक्लियस, अब हमारे पास क्या होना चाहिए? डीएनए को मुझे क्या करना होगा? हाईली कंडेंस करना होगा, यानी डीएनए को क्या होगा करना होगा? मस्ट बी, कैसे फॉर्म में बताइए? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म्ड में होना पड़ेगा। बोलिए बात सही है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि डीएनए को हम क्या करते हैं? पैकेजिंग करनी होती है। तो पैकेजिंग के लिए हमारे पास क्या होता है कि डीएनए हमारे पास निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है बताइए? निगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्लियर? कोई मुझे बताएगा निगेटिवली चार्ज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। किसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज होता है बताइए? फॉस्फेट की वजह से, PO4 2 माइनस। क्लियर? यानी फॉस्फोरस ग्रुप लगा रहता है जिसकी वजह से ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर? अब इनको पैकेजिंग करने के लिए मुझे कुछ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? यानी हम ये कह सकते हैं कि फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए, required a positively charged molecule, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल की जगह पे मैं लिख दो प्रोटीन। ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है? और कॉल्ड एज, इसको मैं क्या बोलता हूं? कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। कॉल्ड एज कैसा प्रोटीन बताइए? हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है कि तरीके का पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है दो वजह से, क्योंकि उनके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है? यानी ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है ड्यू टू ज्यादा अमाउंट में इनके पास क्या पाई जाती है बताइए? आर्जिनिन पाई जा रही है एंड लाइसिन पाई जा रही है। लाइसिन एंड आर्जिनिन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जा रही है, इसलिए ये क्या होती है बताइए? पॉजिटिवली होती है। कैसी होती है बताइए? पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्लियर? अगर हिस्टोन की मैं बात करूं, ध्यान सुनिएगा, अभी लिखते नहीं है ना, अभी हम हिस्टोन के बारे में ध्यान सुनते हैं। अगर हम बात करते हैं हिस्टोन की, तो हिस्टोन हमारे पास 5 तरीके के होते हैं। हिस्टोन के कितने कंपोनेंट? 5 कंपोनेंट होते हैं। इनके 5 कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। क्लियर? एक होता है हमारे पास H1, एक होता है हमारे पास H2A, एक होता है हमारे पास H2B, एक होता है H3, एक होता है हमारे पास H4। कितने कंपोनेंट निकले आपके? 5 कंपोनेंट इनके पास पाए गए। क्लियर? और ये 5 तरीके के हिस्टोन जो होती हैं, इनके दो कंपोनेंट मिल करके हमारे पास क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बताइए? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब क्या समझते हैं? 8 यूनिट बनाएंगे। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर? बहुत बढ़िया। H1 हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता। क्लियर? तो H1 करता क्या है? तो इनके जो 4-4 यूनिट, 2-2 यूनिट है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक H2A यहां पर, क्लियर,
एक H2B यहां पर, एक H3 हमारे पास यहां पर, एक H4 हमारे पास यहां पर। क्लियर? 4 इनके आगे, 4 इनके पीछे। ठीक है, ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। ठीक है, H1 जो होता है हमारे पास किस तरीके से काम आएगा अभी हम आपको बता रहे हैं। डीएनए हमारा कैसा मटेरियल नजर आ रहा है बताइए आपको? नेगेटिवली चार्ज, और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। क्या दोनों में अट्रैक्शन होगा? यानी नेगेटिवली चार्ज अगर अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव को, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ही टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर बनने को दिखाई देंगे। क्लियर? तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है यहां से आ रहा है डीएनए का मॉलिक्यूल, यहां से आ रहा है डीएनए का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इनसे एक बार टर्न करेगा पूरे की तरफ, दूसरा टर्न करेगा, तीसरा पूरा का पूरा टर्न नहीं करना चाहेगा, उससे पहले ही निकल गया। क्लियर? यानी ये जो टर्न आपको दिखाई दिया है, टर्निंग ऑफ जो डीएनए है, ठीक है, वो कितना दिखाई दिया गया? एक पूरा टर्न दिया और आधा टर्न दिया और 1.75 टर्न। ठीक है, यानी 25% रह गया था सेकंड कंप्लीट होने में, तभी निकल करके चला आया। क्लियर? ये निकल करके आया कुछ इस तरीके के, निकल करके आ रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। यानी बहुत ही हाईली डेंसली पैक्ड होती है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे किसी भी तरीके की पैकेजिंग हुई नहीं हुई, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यूक्रोमेटिन। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? यूक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन यहां पर क्या हो रही है? आ रही है, ये हमारे पास आया। क्लियर? तब तक दूसरा हिस्टोन फिर से इनका इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए? दूसरा हिस्टोन इंतजार कर रहा है, फिर से वही बात आएगा, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, फिर से वही टर्निंग करेंगे, लेकर के गए, ये एक टर्न किया, दूसरा किया, कंप्लीट दूसरा नहीं होने दिया, तो ऐसे ही ये चले आए। क्लियर? चलिए बताइए, अगर ये इनसे पैकेजिंग हो रही है, इनसे पैकेजिंग हो रही है, ये पैकेजिंग खुल न जाए, इसलिए दोनों तरफ से सीलिंग करने का काम, सीलिंग करने का काम कौन कर रहा है बताइए? समझ आई बात? इनके अंदर जो सीलिंग होती है यानी टाइटली पैक्ड है, यहां पे धागा लगाने का काम कौन करता है? H1। क्लियर? फिर ये आगे चल करके धागा जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब आगे फिर से क्या आएगा बताइए? हमारे पास हिस्टोन आएगा, H2A, H2B, H3, H4। क्लियर? क्लियर? फिर से ये क्या होंगे बताइए? H1। कुछ समझ में आ रहा है बात? और एक हिस्टोन के अंदर लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। कितने 100? 200 अगर न्यूक्लियोटाइड आ जा रहे हैं, डीएनए की लेंथ पता है, नंबर ऑफ बेस पेयर मुझे पता है डीएनए के अंदर कितने होते हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। क्लियर? तो क्या मैं डीएनए की लेंथ निकाल सकता हूं पूरे बॉडी एक सेल्स के अंदर? ऐसे ही निकलते हैं। क्लियर? ये पैकेजिंग हो रही है। क्लियर? और ये पैकेजिंग इतना स्ट्रांग होती चली जाएगी, इतना स्ट्रांग होती चली जाएगी, तो आगे चल करके ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे। क्लियर? जल्दी लिखिए, 20 माइक्रोमीटर लिखा है, नैनोमीटर नहीं। ठीक है, ट्वेंटी माइक्रोमीटर है। ठीक है, नैनोमीटर नहीं। हो गया? चलिए लिख लेते हैं, सुनिएगा। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में थोड़ा डिफरेंस हम समझते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे किसी तरीके की कॉइलिंग हो रही है नहीं, क्रोमेटिन फाइबर बहुत ही कम दिख रहे हैं,
लेस स्टेनिंग की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे डार्क स्टेनिंग हो रही है, डार्क कलर प्रोड्यूस होंगे, जबकि यहाँ पे कैसी लेस स्टेनिंग होगी तो लेस कलर प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। ट्रांसक्रिप्शनली कौन एक्टिव होगा, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? जितना आसानी से धागा खुला रहेगा उतना ही ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से होंगे, यानी यूक्रोमेटिन का ही ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से होता है, इनका ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम डिफरेंस लिख लेते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में। क्लियर। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हमें लिखने हैं। क्लियर। चलिए पहला डिफरेंस लिखते हैं हमारे पास, लाइट स्टेन इनमें कैसा स्टेन है बताइए? लाइट स्टेन। यहां पे कैसा है बताइए? डार्क स्टेन। क्लियर। यहां पे लेस डीएनए हो दिखाई देंगे आपको, यहां पे कैसे दिखाएंगे? लार्ज अमाउंट में डीएनए नजर आएंगे। क्लियर। हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा कहां नजर आएगी बताइए? हिस्टोन प्रोटीन कहां ज्यादा नजर आएगी? तो यहाँ पे लेस हिस्टोन आएंगे, और यहाँ पे कैसे आएंगे बताइए? हाई स्टोन मॉलिक्यूल नजर आएंगे। बोलिए बात सही है? दूसरा पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होगा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हमारे पास यूक्रोमेटिन होंगे। क्लियर। ये कैसे होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। टाइट पैकेजिंग कहां होगी? बोलिए। लूजली पैक्ड कहां पे होंगे? तो यहाँ पे लूजली पैक्ड यहाँ पे होंगे, टाइटली पैक्ड यहाँ पे होंगे। क्लियर। ये हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हमें लिखने थे। क्लियर। जो जितना ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा जेनेटिकली एक्टिव भी वही होगा। क्लियर। कई बार जेनेटिकली एक्टिव की बात की जाएगी तो ट्रांसक्रिप्शनली की जगह पे कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा? जेनेटिकली एक्टिव की बात की करेंगे ये लोग। ठीक है। किसकी बात करेंगे? जेनेटिकली एक्टिव की बात। तो जेनेटिकली एक्टिव भी कौन होता है हमारे पास? यूक्रोमेटिन ही होता है। हो गया। अब इनमें क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन होगी इन अर्ली एस फेज, डुप्लीकेशन जब डीएनए का होता है अर्ली एस फेज में कौन होगा? यूक्रोमेटिन वाले। लेट एस फेज में कौन होगा? एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो सबसे पहले किसका डुप्लीकेशन होगा? इनका होगा कि इनका होगा? इनका होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन से उठने वाले सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इससे ज्यादा कभी उठेंगे नहीं। क्लियर। समझ रहे मेरी बात? हाँ, जितने अच्छे अच्छे टॉपिक थे उतना पढ़ा दिया है। अब स्टार्ट होता है थोड़ा सा बोरिंग वाला चैप्टर। क्लियर। बट बोर होने नहीं देंगे, बीच बीच में आएगा। ठीक है। हाँ, ट्रिक आता है इंटरटेनमेंट के लिए, वो ट्रिक हम बता देंगे। क्लियर। तो न्यूक्लियोलस को कल कंटिन्यू करते हैं ना, तब तक के लिए धन्यवाद।